हेलो दोस्तों, क्या हाल है। चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज का दिन अर्थ रोटेशन डे के रूप में मनाया जा रहा है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले अपडेट में ई-श्रम पोर्टल अब सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पोर्टल के मल्टीलैंग्वेज फीचर का उद्घाटन किया है, जिससे देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अपनी अपनी भाषाओं में इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद की खबर में भारत में ड्राइविंग ट्रेनिंग पॉलिसी का शुभारंभ किया गया है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस पॉलिसी के माध्यम से 40 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। यह पहल सड़क पर होने वाले दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार का नया प्रयास है। इसके अंतर्गत एक केसलेस योजना शुरू की गई है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों के इलाज का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मंत्री ने इस पॉलिसी पर चर्चा के लिए देश के 27 राज्यों के मंत्रियों के साथ 17 विषयों पर विमर्श किया। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्कूलों में बच्चों को भी सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। दुर्घटना की स्थिति में सरकार 1,50,000 रुपए की सहायता प्रदान करेगी। अगली खबर में भारत सरकार ने 2025 के लिए आधिकारिक कैलेंडर जारी किया है, जिसका अनावरण केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा किया गया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम राज्य में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है, जबकि असम के गुवाहाटी में 50 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। आगामी बजट 2025 के संबंध में भी कुछ अपडेट आए हैं। सरकार ने आगामी बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा की योजना बनाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मामले में ट्रेड यूनियनों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं। यह खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी होगी, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के लागू होते ही उनका महंगाई भत्ता 56% तक बढ़ जाएगा, जिससे उनकी सैलरी और अन्य भत्तों में भी वृद्धि होगी। बजट 2025 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आई है। वर्तमान में देश की जीडीपी ग्रोथ 4 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने की संभावना है। हालिया रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग और निवेश में गिरावट के कारण देश की जीडीपी ग्रोथ दर 6.4% पर रह सकती है, जबकि पिछले वर्ष का अनुमान 8.2% था। इस गिरावट को ग्राफ के चार्ट में देखा जा सकता है, जो पिछले 5 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करता है। अब दिल्ली में चुनावों की तैयारी की बात करें तो चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों की घोषणा कर दी है। मतदान 5 फरवरी को होगा और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक नेताओं से आग्रह किया है कि वे चुनाव प्रचार के दौरान अपनी भाषा का ध्यान रखें। दिल्ली विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। इस समयावधि के दौरान कई नियम लागू रहेंगे, जिनका पालन राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को करना होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव एक चरण में होंगे, जिसमें मतदान 5 फरवरी को होगा और नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे। नामांकन प्रक्रिया 10 से 17 जनवरी के बीच होगी। चुनाव आयोग की ओर से एक नई पहल के तहत 21 से 23 जनवरी तक मतदाता जागरूकता के लिए ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया जाएगा। इस बार दिल्ली में 2 लाख से अधिक मतदाता पहली बार मतदान करेंगे, जिसके लिए गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए रेवड़ी पर चर्चा नामक एक नया अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत हर बूथ पर 12 कार्यकर्ताओं की टीम काम करेगी। इसके अलावा दिल्ली में कुछ बड़े ऐलान भी किए गए हैं, जैसे कि मजदूरों और कैब ड्राइवरों के लिए 25% छूट और डीडीए द्वारा 3 नई आवासीय योजनाओं का अनाउंसमेंट। इसके अलावा चंडीगढ़ में मेयर चुनाव की तारीख भी 24 जनवरी निर्धारित की गई है और यूपी की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा, जिसके नतीजे भी 8 फरवरी को आएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में दिल्ली में एक ऐतिहासिक स्मारक बनाया जाएगा। इस घोषणा के बाद उनकी बेटी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि राज्यों के पास मुफ्त सुविधाएं देने के लिए धन है, लेकिन न्यायाधीशों की सैलरी और पेंशन के लिए नहीं। अदालत ने कहा कि जब मांग होती है तो राज्य वित्तीय संकट का हवाला देने लगते हैं। चुनावी माहौल में राज्य सरकारें आमतौर पर मुफ्त उपहार बांटने का ऐलान करती हैं, जैसे कि हर महीने 22,000 रुपए या 3,000 रुपए की सहायता। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास मुफ्त देने के लिए धन है, लेकिन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए नहीं। अगली अच्छी खबर यह है कि भारत में एआई इनोवेशन को गति मिलने जा रही है। क्लाउड एआई बिजनेस में 2,722 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। एआई प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जिसका लक्ष्य 2030 तक के लिए है। इस बीच चीन में एक नया वायरस HMPV फैल रहा है, जिसके मामले अब भारत में भी सामने आ चुके हैं।
कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में इस वायरस के संदिग्ध मामले देखे गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 संदिग्ध मामले रिपोर्ट हुए हैं और भारत में अब तक HMPV वायरस के कुल 8 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस वायरस की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस नए वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कुछ अटकलें हैं कि क्या फिर से लॉकडाउन लागू होगा। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आश्वासन दिया है कि यह वायरस नया नहीं है और लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि वे लोगों को संक्रमण से बचने के लिए जागरूक करें और डर न पैदा होने दें। राजस्थान के हालात पर नजर डालें तो वहां पिछले साल चीन के खतरनाक वायरस HMPV के 71 मामले सामने आए थे, लेकिन किसी की भी जान नहीं गई थी। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस वायरस को लेकर एक नया प्लान तैयार किया है और वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। चिकित्सा विभाग ने HMPV के मामलों के बढ़ने पर अलर्ट जारी किया है। बिहार सरकार ने भी इस वायरस के संदर्भ में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर मामलों में वृद्धि होती है तो अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर बनाए जाएंगे, जहां विशेष रूप से इस वायरस के संक्रमित लोगों का इलाज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने चिकित्सा अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक भी बुलाई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कई जिलों में यह घोषणा की गई है कि लोग बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मां सुब्रमण्यम ने छत्तीसगढ़ में भी HMPV वायरस पर चर्चा की और अधिकारियों से तैयारियों की रिपोर्ट ली, क्योंकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में इसके मामले सामने आ चुके हैं। इस कारण कई राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। अब एक और बड़ी खबर पर चलते हैं। हाल ही में भारत समेत कई देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप ने हजारों घरों को क्षति पहुंचाई और मलबा बिखर गया है। 126 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि लगभग 150 भूकंप के झटके तिब्बत में आए, जिनकी तीव्रता 6.8 रही। इस भूकंप के कारण कई इमारतें गिर गई हैं और स्थिति गंभीर है। हाल ही में पड़ोसी देश नेपाल में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे 32 लोगों की मौत की खबर आई है। यह भूकंप तिब्बत से नेपाल और भारत के कई राज्यों, जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, में महसूस किया गया। तिब्बत, जो चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है, वहां भी इस भूकंप के कारण 126 लोगों की जान गई। भारत सरकार ने नेपाल और तिब्बत की सीमा पर हुई इस त्रासदी पर शोक व्यक्त किया। भारत में हिमाचल प्रदेश के मंडी में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.4 रही। भूकंप का केंद्र बिहार के पास था, जहां पिछले 11 घंटों में 3 बार झटके आए और 9 जिलों में महसूस किए गए। किशनगंज में भूकंप के दौरान ट्रेनें रोकी गईं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई राज्यों में भी धरती कांपी, लेकिन भारत में जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। तिब्बत में आए इस भयंकर भूकंप को नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों से जोड़ा जा रहा है, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2025 में कई बड़ी आपदाएं आ सकती हैं। न केवल यह भूकंप, बल्कि सऊदी अरब में भी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है और वहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका में भी बर्फीले तूफान ने तबाही मचाई है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 4 लाख लोग बिजली के बिना हैं। अमेरिका में चेतावनी दी गई है कि भयंकर बर्फीले तूफान आ सकता है। 6 करोड़ लोगों को अलर्ट जारी किया गया है और लगभग 1450 फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं। इन घटनाओं को नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों से जोड़कर देखा जा रहा है। अब अगली खबर पर चलते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अपनी स्थापना के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने वाला है। देश भर में इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनकी तारीखें जनवरी 2025 में घोषित की जाएंगी। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने आतंकवाद को लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद की फंडिंग और भी अधिक खतरनाक है। दिल्ली में इंटरपोल के साथ एक नए पोर्टल, भारत पोर्टल, का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस पहल से जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। अब CBI और विभिन्न राज्यों की पुलिस एक साथ काम कर सकेंगी, जिससे आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई में मदद मिलेगी। इसकी तर्ज पर राजस्थान में उर्स के मौके पर पाकिस्तानी सरकार द्वारा चादर पेश की गई। जायरीन ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता की दुआ की और ख्वाजा साहिब की शान में गीत भी गाए। यह ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के दौरान हुआ, जिसमें पाकिस्तानी जायरीन ने भाग लिया। एक और महत्वपूर्ण समाचार यह है कि प्रोफेसर और वाइस चांसलर बनने के नियमों में बदलाव किया गया है। UGC ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही वाइस चांसलर पद के लिए भी शिक्षण अनुभव की जरूरत खत्म कर दी गई है। असम के दीमा हसाओ जिले में एक कोयला खदान में 34 घंटे से फंसे 9 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना ने मदद की है। 300 फीट गहरी खदान में अचानक पानी भर गया था, जिससे मजदूर फंस गए थे। बचाव कार्य जारी है, जिसमें मोटर के जरिए पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर सुरक्षा के मद्देनजर बुलेट प्रूफ दीवारें बनाई गई हैं और हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं। पिछले साल अप्रैल में लॉरेंस गैंग ने उनके घर पर फायरिंग की थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। किसानों के आंदोलन के बीच एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। किसानों ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में प्रदर्शन करने और ट्रैक्टर मार्च आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय उन किसानों की ओर से आया है जो पिछले एक साल से पंजाब हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच किसान नेता जगजीत तलेवाल, जो काफी समय से अनशन पर हैं, उनकी स्वास्थ्य स्थिति गंभीर हो गई है। किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर दलेवाल को कुछ हुआ तो हालात को संभालना मुश्किल होगा। हाल ही में अनशन के दौरान दलेवाल अचानक बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें पानी दिया गया और 1 घंटे के बाद वे होश में आए। चंडीगढ़ में भी किसानों के साथ एक और घटना घटी। बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके साथ ही अमृतपाल के माता पिता को भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। किसानों के कर्ज की स्थिति भी चिंताजनक है। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक के पास किसानों को नए कर्ज देने के लिए फंड की कमी हो गई है। इससे स्पष्ट होता है कि बैंकों की स्थिति कितनी दयनीय है। वहीं चुनाव आयोग ने एक सुझाव दिया है कि हर वोटर के फोन में 3 मोबाइल ऐप्स होना अनिवार्य है। ये ऐप्स हैं VHS, सी विजिल और KYC। यदि आप वोट डालने जा रहे हैं तो इन ऐप्स का उपयोग जरूर करें। बैंकिंग की खबरों में HDFC बैंक ने नए साल में MCLR दरों में 5 बेसिस पॉइंट की कटौती करने की घोषणा की है। इसके अलावा PNB ने भी विभिन्न समयावधियों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में कमी की है। यूनियन बैंक ने भी अपने करोड़ों ग्राहकों को झटका देते हुए FD की ब्याज दरों को घटाया है।